हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर हम लोग छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। केल्विन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, C3 साइकिल पढ़ेंगे, है ना। ऑल राइट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सब कुछ ठीक है, सब कुछ चंगा सी। बता दो, एक बार बता दो ना, लाल कलर के दिल भेज दो इन द चैट सेक्शन। लाल कलर के दिल भेज दो यार, है ना। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। वेलकम टू द सेशन, सुस्वागतम। सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भाई के इस सेशन में। वेलकम 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 वेलकम। क्या हुआ इस बारे में छोटी सी चर्चा करेंगे, बस ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 मिनट, है ना। स्ट्रेच नहीं करूंगा बहुत ज्यादा, ना बात को ना हाथ को, बिकॉज दोनों ही अभी सलामत रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग इवेंट पे गए थे, कश्मीर इवेंट पे गए थे, तो थोड़ा बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का प्यार मिला, जाहिर सी बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल। लेकिन उस प्यार में थोड़ी सी खींचातानी हो गई एंड माई लिगामेंट गॉट टॉर्न, तो माई शोल्डर लिगामेंट इज इंजर्ड एंड दैट्स वाई इट विल टेक अराउंड 2 वीक्स। लगभग अगले 12 से 15 दिन मुझे लगेंगे दोबारा वापस होने में, दोबारा स्वस्थ होने में, हाथ दोबारा से बहुत फ्लेक्सिबली उठाने में। मूवमेंट है हाथ में, ऐसी बात नहीं है ना। बट आई एम इन पेन, आई एम इन डीप पेन, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो मेरी हड्डी नहीं टूटी है, मेरा लिगामेंट गया है, लेकिन एवरीथिंग विल बी फाइन। तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो पर मैं कोशिश करूंगा कि जान डाल दूं सेशन में किसी भी तरीके से, क्योंकि मैं कभी ये नहीं चाहता कि स्टूडेंट्स का नुकसान हो। इसीलिए टीम ने भी बोला कि सर आप मत पढ़ाओ, छुट्टी कर लो। लेकिन टीम का वो कंसर्न अपनी जगह एकदम जायज था, क्योंकि हर कोई चाहता है कि टीचर की हेल्थ अच्छी रहे, क्योंकि आगे चीजें फिर सॉर्ट हो जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। बाद में एक्स्ट्रा क्लासेस ली जा सकती थी। बट आई जस्ट डोंट वांट टू रूइन योर कंसिस्टेंसी। आप लोग अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, बहुत अच्छी बात है। हम लोग इतना अच्छे तरीके से सिलेबस को पढ़ रहे हैं, डिटेल में चीजें पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं। आई जस्ट डोंट वांट कि बीच में कोई गैप आए, चाहे हम आधे घंटे पढ़ें, चाहे हम 1 घंटे पढ़ें। जितना खड़ा हुआ जा सकेगा, जितना बोला जा सकेगा, जितना मूवमेंट हो सकेगी उतना पढ़ें, लेकिन पढ़ें जरूर। क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत कंसिस्टेंट रहा हूं एंड आई ऑलवेज वैल्यू कंसिस्टेंसी। मैं डेली पढ़ता हूं, मैं आज भी पढ़ के बाकायदा अपना पूरा काम करके, मैंने कुछ किताबें पढ़ी अच्छी खासी, है ना। अभी हिंदी साहित्य पढ़ रहा हूं मैं, तो वो किताबें भी मैंने पढ़ी। उसके बाद मैं यहां पर आया हूं, तो मैं अपना काम पूरा करके आया हूं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू ऑल कि आप अपना काम अब पूरा करें। तो मैं आपको इनकंसिस्टेंट नहीं रहने दूंगा। जितनी हमारी क्लासेस हैं, जितनी हमारी एलोकेटेड क्लासेस हैं, वो हमेशा पूरी होंगी और एकदम अच्छे तरीके से पूरी होंगी। सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। इट विल टेक सम डेज, होती रहती हैं चीजें। एंड कश्मीर के बच्चों को मैं पर्सनली दिल से एक बात कहना चाहूंगा, मेरे भाई कल से आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स भर दिया है आप सभी लोगों ने, आपकी कोई गलती है ही नहीं। मैं लिटरली कह रहा हूं, आई लव यू ऑल, आई विल लव ऑल ऑफ यू ऑल हमेशा, जीवन के अंत तक। मुझे कोई गिला शिकवा, सूखा शिकवा कुछ नहीं है। ये होना था तो हो गया, इस चीज को मैं पकड़ के नहीं बैठ सकता, है ना। और उसमें जेन्युइनली आपकी कोई गलती नहीं है, आप प्यार करते हो, इसीलिए आप मिलने आना चाह रहे थे। ये अनफॉर्चुनेटली हुआ, लेकिन इसमें आपका कोई इनपुट नहीं है। तो मैं बस ये चीज आपको कन्वे करना चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था कि इस बारे में मैं कोई रील बना के डालूं। आई जस्ट डोंट वांट टू पोस्ट इट ऑन सोशल मीडिया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जेन्युइनली आपकी कोई गलती नहीं है। मैं टीम के साथ भी डिस्कस कर रहा था कि बच्चे इतने प्यारे हैं कि मैं दोबारा भी आऊंगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं दोबारा आऊंगा, इसी साल आऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनसे मैं मिल पाया, बाकायदा गले मिले, बैठे हम। कुछ लोगों से नहीं मिल पाया, जिन जिन से भी नहीं मिल पाया, अगले 1-1.5 2 महीने 3 महीने में आके मिलूंगा, मिलूंगा जरूर। तो कहीं से कुछ खराब यादें नहीं जुड़ी हैं मेरी। आई एम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, है ना। इसको भी मैं एक अच्छे उपहार के तौर पे लेके आया हूं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। अगर इतना मुझसे पढ़े हो आज तक, अगर मेरी क्लासेस ली हैं, तो इतना तो मुझे जान गए होगे कि मैं इंसान कैसा हूं। तो टेंशन वाली कोई चीज नहीं है ना। जितना हो सकेगा उतना पढ़ेंगे। मैं माफी चाहता हूं, मैं एडवांस में माफी चाहता हूं फॉर कमिंग फ्यू डेज। वैसे तो आज से लेकर दिवाली तक सबसे अच्छी चीज ये हुई कि ये जो खराब हुआ है हाथ अपना, ये जो लिगामेंट फटा है, ये दिवाली की छुट्टियों में फटा है। तो हमारी 2 ही क्लासेस थी दिवाली से पहले पहले और छठ पूजा से पहले। तो आई गेस वो जो 2 क्लासेस हैं, वो एक हम आज ले लेंगे, एक मुझे एक्स्ट्रा क्लास बनानी है, वो जैसे तैसे मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। मैं हर चीज को कंपनसेट करूंगा और बेहतर तरीके से। मैं ढील नहीं छोड़ने वाला, मैं उस प्रकार का इंसान हूं ही नहीं। मैं डबल जान डाल दूंगा, मैं डबल मेहनत कर दूंगा जब मेरी तबीयत थोड़ी और बेहतर होगी उस टाइम पर। क्योंकि मेरे को, आपको पता है यार, लिख लिख के फ्लो चार्ट बना के, डायग्राम बना के पढ़ाना बहुत पसंद है।
बस मैं ये चाहता हूं कि आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, और उसी लिए बस मैं आज यहां पे खड़ा हूं। मेरा कोई और उद्देश्य नहीं है, मेरा कोई मोटो नहीं है, आज मैं पढ़ाने नहीं आया। आज मैं बस ये इंश्योर करने आया हूं कि आपका भाई किसी भी हालात में हो, आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, और बस वही है। थोड़ी बहुत बातें करते हैं पढ़ाई की, एंड उसके बाद आगे और डिस्कशन करेंगे, है ना। स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। इज एवरीथिंग फाइन? क्या हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं? यस, एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दो मेरे सारे साथियों, फटाफट बताओ। यस यस यस, थैंक यू यार, थैंक यू। इससे पहले मैं रो पड़ूं बिकॉज कल मैं दादा को पकड़ के बहुत रोया भाई रात में तो ही वॉज द ओनली वन, ही इज माई कंफर्ट प्लेस, है ना। ऐसे मुझे पता नहीं, मैं सही गलत नहीं सोचता, मुझे नहीं पता है मुझे बताना चाहिए या नहीं। तो वहां पे मतलब कि ऐसा लगा कि हाँ भाई गुरुजी दिखे सामने, और मैं फट गया भाई अपन लगे रोने भयंकर होटल में बैठ के। तो ऐसा है ना। यस, सो आई एम इन पेन, अनडाउटेडली है, वो दर्द रहेगा 5-7-10 दिन, बट मुस्कुरा के जीना तो एक कला है मेरे भाई, है ना। चलो, क्या बात है यार, बाढ़ आ चुकी है, बहुत अच्छे। आओ आओ मेरे भाई। तो आज सबसे पहले एक स्लाइड आपको मैं दिखाऊंगा लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की, जिनके बारे में बात हम कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी लाइट रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, डार्क रिएक्शन हमको स्टार्ट करना है। और डार्क रिएक्शन का नाम डार्क रिएक्शन सिर्फ पढ़ा है, इसका डार्कनेस से कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी हम लोग पहले से जानते हैं। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें पढ़ चुके हैं। सो आई विल बी रिवाइजिंग दोज कंसेप्ट्स कि लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन कहां होते हैं, और लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोला क्योंकि उसमें लाइट की जरूरत पड़ती है, लेकिन डार्क रिएक्शन को कोई डार्कनेस की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, दिन में भी डार्क रिएक्शन हो सकता है। ये बात मैं एक और बार आपको समझाऊंगा, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एंड देन आफ्टर एक साइकिल आती है जिसका नाम है C3 साइकिल, जिसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। फिर एक साइकिल आती है C4 साइकिल, जिसको हम हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं। और फिर एक साइकिल आती है जिसका नाम है C2 पाथवे, जिसको हम फोटो रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो अब सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि आप रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ चुके हो तो फोटो रेस्पिरेशन आपके लिए हलवा हो जाएगा, इसको मैं लिंक करके पढ़ा दूंगा। C3 साइकिल को केल्विन साइकिल इसीलिए कहा क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिस्टर केल्विन। मैंने एक साइंटिस्ट का नाम बताया था, याद करो, एक बच्चे ने डाउट पूछा था सर मेल्विन केल्विन के बारे में बता दीजिए। तो जब हम केल्विन साइकिल अभी पढ़ेंगे तो मैं आपको मेल्विन केल्विन साहब के बारे में बताऊंगा, उन्हीं के नाम पे साइकिल दी हुई है ना, जिनका इंट्रोडक्शन है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट से पहले जिन साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन है मेल्विन केल्विन, वो यही है, ये वाले केल्विन है। तो C3 पाथवे के बारे में हमें केल्विन साहब ने बताया, तो उनका नाम यहां यूज कर लिया हमने, C3 पाथवे को केल्विन पाथवे भी बोल दिया। एंड मेरे दोस्त हैच एंड स्लैग पाथवे हमने किसको बोल दिया, C4 साइकिल को। यानी C4 साइकिल कौन से साइंटिस्ट ने दी होगी, सर हैच और स्लैग नाम के साइंटिस्ट ने दी होगी। तो नाम से कुछ चीजें हमको पता लग जाती हैं, इसमें कोई डाउट है नहीं। अब मैंने आपको बताया था, ये डायग्राम हम पहले ही बना चुके हैं, टेंशन वाली कोई चीज है नहीं। मैंने बताया मेरे भाई फोटोसिंथेसिस कौन से प्लांट पार्ट्स करते हैं। गुरुजी आपने कहा कि आप हरे भरे प्लांट पार्ट से फोटोसिंथेसिस करा सकते हो। अगर एक पेड़ है, एक बहुत बड़ा पेड़ है, और उसका तना जो है लकड़े का है, क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा सर, क्योंकि वो लकड़े से बना हुआ जो पार्ट है इट इज नॉन ग्रीन पार्ट। और नॉन ग्रीन पार्ट है अगर वो, डार्क ब्राउन कलर का पार्ट है अगर वो, तो जाहिर सी बात है नॉन ग्रीन पार्ट है, इसका मतलब उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, और क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो उसके अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। एंड आपको अच्छे तरीके से पता है कि क्लोरोफिल इज द मेन लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट। अगर आप लाइट को ट्रैप ही नहीं कर पा रहे हो तो आप लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव द पिगमेंट सिस्टम एट प्लेस। सही जगह पर पिगमेंट सिस्टम का उपस्थित होना बहुत जरूरी है। एंड दैट्स व्हाई मेरे भाई हम लोगों ने यहां पर ग्रीन प्लांट पार्ट्स को यह जिम्मा सौंपा कि आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, आपके पास क्लोरोफिल है, आप फोटोसिंथेसिस करो बढ़िया तरीके से। तो जो भी हमारे पेड़ के हरे भरे पार्ट होते हैं, जैसे पत्तियां, सबसे ज्यादा तो वही होता है, पत्तियां ऊंचियां रखियां, वहीं पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि इन पत्तियों पे होते हैं मीजोफिल सेल्स। और ये मीजोफिल सेल हमने पढ़े थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में कि ये राउंड या ओवल हो सकते हैं। और ये राउंड या ओवल मीजोफिल जो होंगे, इनकी बाउंड्री पर बाहर की साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? बाहर की साइड आपको क्या देखने को मिलेगा? बाउंड्री पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेंगे। क्यों? कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि लाइट अगर आ रही है किसी सेल में तो सबसे पहले तो बाहर वाले पार्ट से टकराएगी ना, सीधा सेंटर पे थोड़ी चली जाएगी, जाहिर सी बात है। तो अगर मेरे दोस्त कोई लाइट आकर के यहां पर टकरा रही है तो पहले बाहर जाएगी फिर अंदर की साइड आएगी। अगर बाहर की साइड लाइट आ रही है तो क्यों ना हम क्लोरोप्लास्ट को इस तरीके से एडजस्ट करें कि बाहर आने वाली सनलाइट सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट के अंदर चली जाए। और क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें मेरे भाई पिगमेंट्स पाए जाते हैं। और पिगमेंट सिस्टम किसका बना था? पिगमेंट प्लस प्रोटीन का। पिगमेंट अधिकतर लिपिड होते हैं,
यानी लिपिड और प्रोटीन का सिस्टम है तो कहां पाया जाना चाहिए? सर आपने हमें बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि जो मेम्ब्रेन होती है, चाहे सेल मेम्ब्रेन हो, चाहे किसी ऑर्गेनेल की मेम्ब्रेन हो, दुनिया की कोई भी मेम्ब्रेन हो, वो लिपिड और प्रोटीन की बनती है। पिगमेंट सिस्टम भी लिपिड और प्रोटीन का बना है। इसका मतलब मेरे दोस्त, क्या वो पिगमेंट सिस्टम इस मेम्ब्रेन के ऊपर पाया जा रहा होगा? यस गुरुजी, पाया जा रहा होगा। तो आपका जो पिगमेंट सिस्टम है, लाइट ट्रैप करने वाला जो पिगमेंट है, क्या वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा गुरुजी। इसीलिए लाइट रिएक्शन कहां हो रहे थे? इस ग्रेना वाले पार्ट में हो रहे थे, जहां सफेद सफेद कलर की मेम्ब्रेन्स हैं। और डार्क रिएक्शन कहां हो रहा था? मेन बायोसिंथेटिक फेज कहां चल रहा था? लाइट को यूज करके आप जो रिएक्शन कर रहे हैं, इसका नाम क्या रखा था? फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल, फोटो से काम चल रहा है, लाइट से काम चल रहा है। तो लाइट को ट्रैप करने वाले पिगमेंट्स कहां थे? आपके इन मेम्ब्रेन्स के ऊपर। तो लाइट रिएक्शन कहां होंगे? आपके ग्रेना में होंगे। यस गुरुदेव। और ये जो काला काला स्पेस बचा है, तुरुरु तुरुरु, क्या मेरे भाई इसमें डार्क रिएक्शन होंगे, जिसे हम बायोसिंथेटिक फेज कहते हैं, क्योंकि यहां हमें एक ही काम करना है, CO2 को जोड़ जोड़ के ग्लूकोज बनाना है। तो क्या आप यहां पर खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं? यस गुरुजी, हम यहां पर खाना सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो क्या हम इसे बायोसिंथेटिक फेज कह देंगे? यस गुरुजी, हम बायोसिंथेटिक फेज कह देंगे। दिस इज फोटोकेमिकल फेज, दिस इज बायोकेमिकल फेज या बायोसिंथेटिक फेज। यहां पे लाइट से काम चल रहा है तो फोटोकेमिकल, यहां आपके एंजाइम काम कर रहे हैं, बायोलॉजिकल एंजाइम काम कर रहे हैं, तो बायोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल, बायोकेमिकल, ग्रेना, स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। क्या ये तीनों बातें सबको पता चली हैं? पहले से पता है? यस यस गुरुजी, ये बात हमको पहले से पता है, कोई बहुत बड़ी बातचीत हमने अभी तक की नहीं है। तो डॉक्टर साहब से मैंने आपको याद कराया था कि DR फॉर डार्क, तो डार्क रिएक्शन कहां होते हैं? स्ट्रोमा में होते हैं। यानी अब हम ग्रेना में लाइट रिएक्शन करा चुके हैं, साइक्लिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन करा चुके हैं। अब हमें डार्क रिएक्शन की बात करनी है, तो वो कहां होगा? स्ट्रोमा में होगा। यस गुरुजी, स्ट्रोमा में होगा। इतनी बात हमें पता लग गई कि डार्क रिएक्शन होते स्ट्रोमा में है, क्योंकि हम डार्क रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, तो पता होना चाहिए ना कि लोकेशन क्या है? स्ट्रोमा है। और बनेगा क्या क्या मेरे भाई? यहां बनेगा क्या क्या, खुद बताओ। सर 3 चीजें ऐसी थी जो लाइट रिएक्शन में बन गई थी। क्या क्या बना था? फटाफट बताओ मेरे भाई। 3 चीजें ऐसी थी जो लाइट रिएक्शन में बन गई थी। सर आपका ऑक्सीजन रिलीज हो गया था, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग हुई थी यहां पे, तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ। उसके अलावा ATP और NADPH बने, जो डार्क रिएक्शन को शुरू करने के लिए हमें चाहिए। ये फ्यूल है। जब तक ATP और NADPH नहीं बनेगा, डार्क रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब ATP और NADPH चाहिए आपको डार्क रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए, तो ये पहले बनाने पड़ेंगे। और जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, उसमें PS2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को जब उड़ा देता है, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, तो PS2 के इलेक्ट्रॉन्स वापस नहीं आते। वो इलेक्ट्रॉन्स हम PS2 को देते हैं पानी को तोड़ के। जब पानी को तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? पानी को यानी H2O को जब तोड़ोगे तो H2 यानी 2 हाइड्रोजन निकलेंगे। 2 हाइड्रोजन मतलब 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, और O मतलब ऑक्सीजन, तो क्या ऑक्सीजन निकल जाएगा? तो टोटल हमें 4 चीजें बनानी है इस पूरे के पूरे प्रोसेस में, इस पूरे की पूरी फोटोसिंथेसिस में। ATP, NADPH, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। तो इसमें से ऑक्सीजन, ATP और NADPH तो बन चुका है लाइट रिएक्शन में। यानी डार्क रिएक्शन में क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ आपका ग्लूकोज बनेगा। CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपका डार्क रिएक्शन जो है, ये क्या बना बैठेगा? ग्लूकोज बना बैठेगा, और कुछ तो बनना नहीं है यहां पर, है ना? तो टोटल 3 चीजें जो है ये आपकी बनी इन लाइट रिएक्शन, और एक चीज जो बच गई है ग्लूकोज, ये आपकी डार्क रिएक्शन में बन जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो मैंने आपको अभी तक 2 चीजें बताई। पहली चीज क्या बताई? कि डार्क रिएक्शन होगा कहां? सर स्ट्रोमा में होगा। और दूसरी रिएक्शन मैंने ये बताई कि जो आपका डार्क रिएक्शन है, इसमें बनेगा क्या क्या? जो एक चीज बची है, ऑक्सीजन हमने बना लिया, ATP हमने बना लिया, NADPH हमने बना लिया, बचा है क्या? सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज। वो बनेगा, और कुछ तो बन नहीं सकता। नहीं बन सकता गुरुदेव। इतनी बात सबको समझ में आई? सभी भाइयों बहनों को ये बात चमक गई? यस, इतनी बात सबको समझ में आई? अब देखो मेरे भाई, अब हम लोग क्या कहते हैं? अब हम लोग ये कहते हैं कि डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन का नाम कैसे पड़ा? क्या बिना लाइट के लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है? सोच के देखो, खुद बताओ, क्या बिना लाइट के लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है? सर जब लाइट आएगी तभी पिगमेंट सिस्टम पे लाइट पड़ेगी। जब पिगमेंट सिस्टम पे लाइट पड़ेगी तभी पिगमेंट चमक उठेंगे, और पिगमेंट सिस्टम जब लाइट को ट्रैप करेंगे तो उस लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके वो लाइट रिएक्शन चालू कर देंगे। यानी लाइट रिएक्शन का नाम लाइट रिएक्शन इसीलिए पड़ा क्योंकि इसका सीधा सीधा जो लेना देना है वो लाइट एब्जॉर्प्शन से है, और किसी चीज से नहीं, है ना? लाइट आएगी तभी काम करेगा। समझ लो सुबह 11 बजे लाइट आई, सूरज की पहली किरण इस पेड़ पे पड़ी सुबह 11 बजे। 11 बजे अगर लाइट आ गई, क्या 11:15 तक, मान लो यार 11 बज के 1 मिनट पे मान लो, अगर 11 बजे लाइट आई
तो क्या 11:01 पे कुछ एटीपी एनएडीपीएच बनना शुरू हो जाएंगे? यस। हमें डार्क रिएक्शन के लिए क्या चाहिए सर? एटीपी और एनएडीपीएच ही चाहिए, कुछ और तो चाहिए नहीं। तो क्या एटीपी और एनएडीपीएच जो यहां पर बन चुके हैं, क्या 11:01 पे ही मैं डार्क रिएक्शन में यूज कर लूंगा? कर लेंगे सर। तो क्या मेरे भाई यहां पर क्या आपको जरूरत पड़ी, किसी लाइट की जरूरत पड़ी या किसी डार्कनेस की जरूरत पड़ी? कुछ चाहिए ही नहीं, सिर्फ एटीपी और एनएडीपीएच चाहिए, कुछ और तीसरी चीज हमको नहीं चाहिए। अब चाहे ये एटीपी और एनएडीपीएच सुबह 11 बजे बना लो, चाहे दोपहर 3 बजे बना लो, चाहे शाम को सूरज जब डूब रहा हो आखिरी बार बना के जाए, जितनी जल्दी एटीपी और एनएडीपीएच बन जाएगा उतनी जल्दी डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। यानी डार्क रिएक्शन का टेक्निकली डार्क से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए इस नाम को हम लोगों ने क्या कहा था? मिसनोमर कहा था। अगर आपको याद हो तो इस नाम को हमने क्या कह दिया था? मिसनोमर कह दिया था। यानी ये नाम मिसलीडिंग है। लाइट रिएक्शन का लेना देना लाइट से है, इसीलिए लाइट रिएक्शन कहा। डार्क रिएक्शन का कोई लेना देना डार्क से नहीं है, वो लाइट में भी हो सकता है। तो इट इज अ मिसनोमर। इसीलिए देखो यहां पे लिखवाया हुआ है इट इज अ मिसनोमर, है ना? इसका कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं डार्क से। तो इसीलिए नाम हमको क्या करता है? मिसलीड करता है। इसे हम कहते हैं बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि यहां पर क्या होता है? ग्लूकोज बनता है। यहां पर क्या होगा? आपका ग्लूकोज बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट, जो मेन हमारा मुद्दा है, जो कार्बोहाइड्रेट हमको बनाना है वो यहां पर बनेगा और कुछ नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई मेरे भाइयों? मुझे फटाफट बताओ, बता दो ना, इतनी बात समझ में आ गई? आ जाओ, अब कुछ खेल खिलाता हूं तगड़ा सा, है ना? राइटिंग वाइटिंग मत देखना आज, है ना? आज सिर्फ बात को समझो, हालात और बात दोनों को समझ जाओ। कोई खाली स्लाइड ले लेता हूं। अच्छा, कहां चली गई? अच्छा ये है, ठीक है। अब देखो, अब हम कहेंगे एक बात कार्बन एक्सेप्टर की। कार्बन एक्सेप्टर की अब हम बात करेंगे कार्बन एक्सेप्टर की। कार्बन एक्सेप्टर कौन है? कार्बन एक्सेप्टर कौन है? C3 और C4 साइकिल में दो अलग अलग प्रकार की साइकिल हमको पढ़नी है, C3 और C4। आराम से देखना मेरे भाई, आराम से सुना। मैं कह रहा हूं कि ये जो C3 साइकिल है, इसका नाम C3 क्यों पड़ा? खुद बताओ, क्यों पड़ा होगा? C3 साइकिल का नाम C3 क्यों पड़ा होगा? यहां पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, क्या वो आपका 3 कार्बन का प्रोडक्ट होगा? यहां पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट मेरे भाई, हाईलाइट करके लिखना, बड़ा बड़ा लिखना। पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है, क्या ये आपका 3 कार्बन का होगा? हाँ के ना? और यहां पे C4 पाथवे जिसको हम कहते हैं, यहां पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा, क्या ये मेरे भाई आपका 4 कार्बन का होगा? यस गुरुजी, 4 कार्बन का होगा। ठीक है, अब जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने रिसर्च किस बेसिस पे करी? आराम से देखना। साइंटिस्ट को यह पता लगाना था कि पहला कार्बन एक्सेप्टर कौन है आपका C3 साइकिल में और C4 साइकिल में, पहला कार्बन एक्सेप्टर कौन है। तो यहां पर क्या हुआ मेरे भाई? यहां पर आपका C3 पाथवे जो थी, यहां पर देखने को मिला साइंटिस्ट को। साइंटिस्ट ने क्या सोचा? भाई कार्बन एक्सेप्ट कराना है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेट में एक्सेप्ट होगा, तो ये है CO2। इन्होंने सोचा कि ये जो CO2 है किसी 2 कार्बन की चीज पे लग जाता होगा, किसी 2 कार्बन की चीज पे लग जाता होगा और आपका 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना लेता होगा। नॉर्मल मैथ है भाई। 3 कैसे आएगा? 3 कैसे आएगा? 1 + 2 = 3, सबको पता है, इतनी मैथ तो हम सबको आती है। हम मैथ वाले बच्चे नहीं है, पर इतना तो आता है। एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक वाटर, क्या बोल रहा हूं भाई, एक कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन, है ना? और 2 कार्बन यहां पर है एक्सेप्टर के पास, कोई भी एक्सेप्टर हो सकता है, नाम नहीं लिखेंगे। एक कार्बन यहां पे, 2 कार्बन यहां पे, क्या 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बन जाएगा? बन जाएगा। साइंटिस्ट ने भी यही सोचा, साइंटिस्ट ने भी यही सोचा, सिर्फ हम नहीं सोचे, साइंटिस्ट ने भी यही सोचा कि ये जो C3 साइकिल है, यहां पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो होगा वो 2 कार्बन का होता होगा, 2 कार्बन का होता होगा। लेकिन बाद में पता लगा कि यह बात गलत थी, बाद में पता लगा कि यह बात गलत थी। बाद में हमें सीखने को मिला कि ये जो पहला कार्बन एक्सेप्टर है, कार्बन तो एक्सेप्ट कराना ही है, कार्बन तो एक्सेप्ट कराना ही है, एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड से आएगा ही। इसके अलावा जो यहां पर कार्बन एक्सेप्टर है, ये 5 कार्बन का होता है। इस 5 कार्बन के एक्सेप्टर को हम RUBP कहते हैं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं। थोड़ा सा लिख लेना है ना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कहते हैं। यह आपका पहला कार्बन एक्सेप्टर है। अब मेरे भाई मुझे बताओ, CO2 1 कार्बन, 5 कार्बन का RUBP, टोटल कितने कार्बन हुए? 6 कार्बन। सर ये तो मैथ ही गलत हो गई, सर ये तो मैथ ही गलत हो गई। हमें तो 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट चाहिए था। मैं तभी तो कह रहा हूं भाई, ये चीज मैंने इतनी बड़ी बड़ी ऐसी थोड़ी लिखवाई है। ये जो 6 कार्बन की चीज बनी है, कैसी थी? अनस्टेबल। ये कैसी थी? अनस्टेबल थी।
स्टेबल थी ही नहीं। तो ये जो 6 कार्बन की चीज बनी, इसको हमने क्या कर दिया, दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, 3-3 कार्बन के, दो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया 3-3 कार्बन के, तो दो 3-3 कार्बन की चीजें बन गई, है ना। तो ये क्या थे, आपके स्टेबल थे। तो पहले जो स्टेबल प्रोडक्ट बने, दोनों सेम सेम सही है, तो ये क्या बने, 3-3 कार्बन के बने, इसीलिए C3 साइकिल कहा, इसीलिए C3 साइकिल कहा। तो कोई आपसे सवाल पूछे, कोई आपसे सवाल पूछे, आराम से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई आपसे सवाल पूछे विच इज द फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर इन C3 साइकिल, तो क्या लिखोगे, कार्बन एक्सेप्टर कौन है, कौन है भाई। सर CO2 जो है ना, एक कार्बन का है, तो 5 कार्बन यहां पे आ गए, तो पहला कार्बन एक्सेप्टर कौन है, RUBP, करेक्ट है। तो पहला क्या हो गया, RUBP हो गया 5 कार्बन का, तो एक्सेप्टर ये है, कार्बन एक्सेप्टर जिसने CO2 लिया वो ये हो गया, ठीक है। तो एक्सेप्टर ये, एक्सेप्टर ये है ना, एक्सेप्टर ये। और ये जो प्रोडक्ट बना है पहला स्टेबल, ये 3 कार्बन का है, तो पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो बना 3 कार्बन का, ये क्या है, ये आपका PGA है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया, है ना, करेक्ट है सर। तो दो बातें हमने यहां पर देखी, क्या क्या देख ली गुरुजी, हमने ये देखी कि कोई अगर पूछ ले कि पहला CO2 एक्सेप्टर कौन है ना, तो क्या हो जाएगा, RUBP। और कोई अगर ये पूछ ले कि पहला स्टेबल प्रोडक्ट क्या है 3 कार्बन का, वो क्या हो जाएगा, आपका PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। हमेशा याद रखना, चाहे C3 साइकिल हो चाहे C4 साइकिल हो, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, तो नाम के पीछे एसिड लगा दो चुपचाप, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। ये दो बातें सबको याद है, यस। ये है C4 पाथवे, C4 पाथवे सिंपल है ना, सिंपल है ना। इसमें क्या है, C4 पाथवे में एक कार्बन होगा, हाँ गुरुजी कार्बन होगा, और एक एक्सेप्टर होगा। ऐसा क्या लगा दूं मैं एक कार्बन के साथ कि 4 कार्बन की चीज बन जाए, 4 कार्बन की चीज मुझे बनानी है, क्योंकि 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट होगा C4 में। ऐसा क्या बना दूं मैं 4 कार्बन का, और यहां पे क्या लगा दूं क्वेश्चन मार्क की जगह, कि 4 कार्बन की चीज बन जाए। 1 + व्हाट = 4, खुद बताओ भाई। एक कार्बन है, यहां 4 कार्बन है, बीच में कितने कार्बन की चीज लगा दूं, खुद बताओ। सर 3 कार्बन की, सर 3 कार्बन की चीज लगा दो, ये लगा दिया 3 कार्बन का। तो यहां पे 3 कार्बन की आपने एक चीज पढ़ी थी ग्लाइकोलिसिस में, है ना, एंड में जब पाइरुवेट बना था उससे जस्ट पहले 3-3 कार्बन की चीजें जब चल रही थी, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, है ना, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, पाइरुवेट। तो जो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट था ना, जो पेप था, जो पेप था, ये आपका 3 कार्बन का था। तो यहां जो एक कार्बन है इसको ले लेगा आपका पेप, 4 कार्बन की चीज बन जाएगी। इसको क्या कहते हैं, आपने पढ़ा था क्रैब साइकिल में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बारे में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है, ये बात। तो आपका C3 साइकिल में क्या हुआ, सोच के देखो, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनना चाहिए 3 कार्बन का। अगर यहां पे एक कार्बन है जो मुझे एक्सेप्ट कराना है, जो मुझे किसी पे चिपकाना है, अगर एक कार्बन मेरे को एक्सेप्ट कराना है, और यहां पे अगर मैं लगा देता हूं मेरे भाई 2 कार्बन की चीज, है ना, तो 3 कार्बन का प्रोडक्ट बनना चाहिए, ये नहीं हुआ, है ना। दिस इज अ रॉन्ग नोशन। एक्चुअल में क्या हुआ, पहले 6 कार्बन की चीज बनी थी। तो साइंटिस्ट ने जब डिस्कवरी करी, साइंटिस्ट ने जब रेडियो लेबल्ड कार्बन को यूज किया, तो उन्होंने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ना रेडियो लेबल्ड कार्बन का यूज काफी कॉमन हो गया। तो C12 जो है ये नॉर्मल आपका मॉलिक्यूलर वेट होता है कार्बन का। कार्बन क्या है, देखो आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन छठे नंबर पे आता है। एटॉमिक नंबर है इसका 6, मास लगभग डबल होता है, दैट इज 12। इससे 2 में एक्स्ट्रा कर दूंगा इसका मास, तो ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, यानी C14 जो है ये रेडियो एक्टिव होता है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, C14 ले लिया और इस C14 को यहां डाला और देखा कि ये C14 कहां कहां जाता है, क्या क्या प्रोडक्ट बनाता है। तो इन्होंने देखा पहले 6 कार्बन का एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, फिर इस अनस्टेबल प्रोडक्ट के 2 टुकड़े हो जाएंगे 3-3 कार्बन के, जो कि आपके स्टेबल होते हैं। ये हम लोगों ने देखा, करेक्ट है। तो इतना हम लोगों को पता लग गया, है ना, इतनी बात हमको पता लग गई। एक कार्बन है ये, और 5 कार्बन हो गए आपके, ये 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना और इसके 2 टुकड़े हो गए, तो 3-3 कार्बन के 2 टुकड़े हो गए। तो कोई पूछे कि एक्सेप्टर कौन है, RUBP 5 कार्बन का। कोई पूछे फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना 3 कार्बन का, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना। यहां पे अगर आप देखो तो 1 + 3 = 4, यहां पे कोई ऐसा अनस्टेबल प्रोडक्ट नहीं है C4 साइकिल में, सीधा सीधा 1 + 3 = 4।
तो 3 आपका यहां पर आ गया, 3 कार्बन की चीज। एक्सेप्टर कौन है? पेप। और फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? OA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यानी C3 और C4 को अगर यहां कंपेयर कर लो, C3 और C4 को कंपेयर कर लो, एक्सेप्टर कौन है? C3 में एक्सेप्टर कौन है? चैट सेक्शन भर डालो भाई। C3 में एक्सेप्टर कौन है? C3 में एक्सेप्टर कौन है? RuBp, 5 कार्बन का। RuBp ने एक कार्बन डाइऑक्साइड उठाया, 6 कार्बन का अनस्टेबल प्रोडक्ट बना, उसके चिथड़े उड़ गए, 2 टुकड़े हो गए, तो आपका प्रोडक्ट क्या बना? फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या बना? 3 कार्बन का आपका PGA बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना, है ना। यहां पर क्या हुआ? पहला एक्सेप्टर कौन था? 3 कार्बन का पेप, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और इस पे एक कार्बन लग गया तो 4 कार्बन का बन गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इतना समझ में आ गया? क्या ये बता दोगे? कोई भी पूछे दुनिया में, क्या ये बात हम बता सकते हैं? वेरी सिंपल, है ना। इतनी बातें सबको समझ में आई तो बता दो यार, है ना। आ जाओ भाई, एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है डार्क रिएक्शन के बारे में, लाइट रिएक्शन के बारे में, और बाकी सारी चीजें एक बार देख लेते हैं। ठीक है, वेरी गुड, आ जाओ, लेट्स चेक क्या है, आ जाओ। थोड़ा सीधा सीधा ही मार्क करेंगे, बाद में मैं मिटा दूंगा, एनोटेशन बाद में दे दूंगा मैं। सो यहां कवि कहते हैं वी लर्न दैट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन एटीपी बना था, NADPH बना था, ऑक्सीजन बना था, तीनों चीजें बन गई थी, है ना। तो ऑक्सीजन जो है ये तो गैस है, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकल सकती है, अंदर भी पड़ी रह सकती है ऑक्सीडेशन के लिए, बाहर भी निकल सकती है, स्टोमेटा के थ्रू बाहर चली जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। एटीपी और NADPH जब बन जाते हैं तो डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। डार्क रिएक्शन को हमने कहा बायोसिंथेटिक फेज, क्योंकि एंजाइम लगेंगे, शुगर बनेगा। ठीक है, इट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ लाइट बट डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी कभी भी किसी भी टाइम पे एटीपी और NADPH अगर बन गए, खेल खत्म। 11:15 बजे बना दो, 11:30 बजे बना दो, सुबह 8 बजे बना दो, जितनी जल्दी धूप आएगी, जितनी जल्दी लाइट रिएक्शन खत्म होगा, जितनी जल्दी एटीपी NADPH बनेंगे, उतनी जल्दी आपका डार्क रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएटली समझ लो भाई, आपका धूप निकलनी बंद हो गई। सुबह धूप निकली थी 10 बजे, 2 बजे निकलनी बंद हो गई। अगर धूप निकलनी बंद हो गई तो क्या 2 बजे लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे? भाई लाइट ही नहीं है तो लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। बारिश आ गई, सूरज है नहीं, लाइट रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे, एटीपी NADPH बनना बंद हो गया। एटीपी NADPH बनना बंद हो गया तो क्या डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएंगे? भाई समझ लो, मैंने 12 बजे तक एटीपी NADPH बनाई। अब ये जो मैंने एटीपी और NADPH बनाई है, ये जो मैंने एटीपी और NADPH बनाई है, ये 12 बजे अगर बन चुकी है, इसको मैं डार्क रिएक्शन में डाल दूंगा, तो डार्क रिएक्शन कब तक चल जाएगा? 12:30 तक चल जाएगा हाथ से। ये जो एटीपी NADPH है एक बार खत्म हो गए तो फिर 12:30 आपका डार्क रिएक्शन भी बंद हो जाएगा। जब तक एटीपी NADPH देते रहोगे काम चलता रहेगा, जब तक एटीपी NADPH नहीं दोगे बंद हो जाएंगे, तो फिर खेल खत्म, है ना। तो जैसे अनअवेलेबल कर दोगे एटीपी NADPH को, तो थोड़ी देर के लिए तो, क्योंकि जितना एटीपी NADPH बन चुका है उसको तो 5, 7, 10 मिनट में यूज कर लूंगा आगे, लेकिन उसके बाद ये प्रोसेस भी बंद हो जाएगा। इसीलिए डार्क रिएक्शन जो शब्द है ये मिसनोमर है। तो पहला जो प्रोडक्ट होता है जिसको CO2 हम देते हैं, है ना, जिसको CO2 एक्सेप्ट कराते हैं, इट इज कॉल्ड एज CO2 एक्सेप्टर। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान रेडियो एक्टिविटी की यूज होने लगी थी, तो केल्विन साहब ने क्या किया, कार्बन 14 यानी कार्बन 14 को, रेडियो एक्टिव कार्बन को एल्गी के फोटोसिंथेसिस को पढ़ने के लिए स्टडी किया, यानी प्लांट में फोटोसिंथेसिस देखा। इन्होंने देखा कि C3 साइकिल में पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट है 3 कार्बन का है, दैट इज PGA। और मेरे भाई आपका केल्विन साइकिल है, ये C3 साइकिल है, क्योंकि 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना। एंड जो आपका C4 साइकिल है, इसमें 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो पहली जो हमने देखी केल्विन साइकिल, इसमें 3 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है PGA, और दूसरी जो साइकिल देखी इसमें 4 कार्बन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो वहां उसे C3 साइकिल कह दिया, यहां C4 साइकिल कह दिया, है ना। ठीक है, तो एक्सेप्टर कौन है CO2 का? मैंने आपको बताया कि C3 साइकिल में क्या होता है। C3 साइकिल में भैया आपका 5 कार्बन का RuBp है, ये पहला एक्सेप्टर है ना। इस पे आप एक CO2 लगा दोगे तो 6 कार्बन का पहला अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, इसके चीथड़े उड़ जाएंगे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहां पर बन जाएंगे, है ना। तो यहां पर आपका 5 कार्बन का कीटोस शुगर होता है, जिसे राइबुलोज बिसफॉस्फेट RuBp कहते हैं। ये आपका पहला एक्सेप्टर है C3 साइकिल का। C4 साइकिल की अगर आप बात करें तो यहां पे पहला एक्सेप्टर जो होता है वो क्या होता है, पेप होता है। C4 साइकिल में अगर आप देखें तो पेप होता है, तो 3 कार्बन का पेप हो गया, फिर आपका CO2 आ गया, तो 3 कार्बन का पेप हो गया, 1 कार्बन का CO2 हो गया, पहला स्टेबल प्रोडक्ट बना जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कह दिया, ये आपका 4 कार्बन का हो गया, है ना। ये हमने देखा, ठीक है भाई।
इतनी बात समझ में आ गई? नोट्स मैं दे दूंगा, डोंट वरी, है ना, नोट्स दे देंगे। इतनी बात समझ में आ गई है? करेक्ट है दोस्त? बस इतना ही आज के लिए। और बताओ, कुछ पढ़ोगे? C3 साइकिल पढ़नी है? सच बताऊं तो भाई जोर नहीं है ना, मैं पढ़ा देता, पर मेरे को लग रहा है मैं फट जाऊंगा बीच में, है ना। या तो रिकॉर्डिंग मारी जाए, रिकॉर्डिंग का भी पर मेरे को आइडिया नहीं है आई विल बी एबल टू टेक इट और नॉट। आई एम जस्ट प्रेजेंट हियर टू शो माई प्रेजेंस, नथिंग एल्स, है ना। इतना समझ में आ गया? छोटा सा टॉपिक था, बस कार्बन एक्सेप्टर्स के नाम लिख लेना, दोनों के दोनों, RUBP और पेप, और फाइनल प्रोडक्ट के नाम लिख लेना, है ना। चलो यार, हम्म, थैंक यू यार, थैंक यू। बस मैं आई एम रियली सॉरी, मैं आई एम वेस्टिंग योर टाइम, बट है ना, मैं आई विल कंपनसेट दिस विद मोर एफर्ट्स, विद मोर एफर्ट्स, क्योंकि अभी ऑलरेडी बहुत सारी छुट्टियां हैं यार आपकी। इसके बाद मेरे पास एक ही क्लास थी, इस सैटरडे से छुट्टियां पड़ जाएंगी, सैटरडे वाली क्लास हमारी होगी नहीं, मंडे वाली हमारी रिकॉर्डेड हुई थी। अगले मंडे ट्यूसडे ऑफ है, उसके अगले मंडे ट्यूसडे फिर ऑफ है। सो उससे अगले सैटरडे हम लोग मिल रहे होंगे पोस्ट वाली, तब तक हालांकि हाथ ठीक हो जाएगा। एक अच्छी चीज़ भी है कि आपका टाइम उतना भी वेस्ट नहीं हुआ, है ना, लेकिन वेस्ट हो रहा है, यही बहुत अपने आप में खराब बात है ना। तो बस यही है। और आप लोगों ने कुछ गिफ्ट दिए हैं मुझे आई गेस ये मुझे दिखाना चाहिए। एक बहन है हमारी, उसने मुझे ये दिया है इन कश्मीर, ये बार बार कुछ मुंह घुमा घुमा के कहीं कहीं से आ जाता है, तो शी गिफ्टेड दिस टू मी ऑन स्टेज, है ना। और भी कुछ चीज़ें आई हैं, यहाँ मेरी और दादा की फोटो है, सुजीत सर की और मेरी, और नीचे एक मेरी है। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये। अभी इसको मैं रखूंगा, तो मैं, मेरे को लगा कि मैं इसको एक बार टांग दूं कहीं, उससे पहले मैं आपको दिखा दूं। ये एक और हमारी दोस्त है, उन्होंने बनाया है, और ये भी बहुत अच्छा है ना। साबिर करके एक हमारी बहन है, उन्होंने बनाया है। दीज आर सम लेटर्स, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डायरी। इसमें मैं कुछ लिखना शुरू करूंगा। लेटर्स बहुत प्यारे होते हैं, अंदर इनके कुछ गुप्त बातें लिखी रहती है, कुछ विचार होते हैं किसी के, तो मैं इसलिए दिखा नहीं रहा हूँ। और ये अब मुझे लगा था कि मैं अपनी बहन को दे दूंगा, पर आपने मुझे गिफ्ट दिया है, तो मुझे लग रहा है इसको मैं यूज़ करूंगा। मैं कहाँ करूँ, ये तो बहुत पूकी डायरी हो गई भाई, लेकिन मैं इसको कहीं तो इस्तेमाल करूंगा। मैं इसमें शायद कुछ अपना डेली टास्क उस सब में तो यूज़ नहीं करूंगा, नॉट इन प्रोफेशनल वे, है ना। इसको इसको मैं चाहे मैं नज्म शायरियाँ लिखा करूंगा, लेकिन मैं कुछ कुछ तो लिखूंगा इसमें, मैं इसको यूटिलाइज करूंगा। एंड आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। पता नहीं आपको पहले से पता था कि नहीं कि मेरी फील्डिंग सेट होने वाली है, तो कई कश्मीर के बच्चे हैं जिन्होंने मुझे केसर गिफ्ट किया है और काजू बादाम अखरोट पहले ही दे दिए थे। मुझे लगता है कि ये एक प्लान था नहीं यार, देखो कश्मीर के बच्चे जितने भी देख रहे हैं, देखो मेरे को, मैं जेन्युइनली दिल से बता रहा हूँ, मेरे को पता नहीं, मैं इस पे अलग से तो वीडियो नहीं बनाऊंगा, जाहिर सी बात है ना, क्योंकि इतना तो तुम्हें पता लगना चाहिए कि तुमसे कोई बैर नहीं है मुझे, और ना तुम्हें मुझसे है। ये जो हुआ है ये बहुत वैसे ही हो गया, है ना, तो कुछ बुरा नहीं है। मैं कश्मीर आऊँगा, वापस आऊँगा, और पूरे जोश के साथ आऊँगा, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं सोचना है कि हमने सर के साथ कुछ कर दिया है। कल से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो गिल्ट में हैं, अलग ही रोए जा रहे हैं, रोए पड़े हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आई लव यू अलॉट, आई लव यू ऑल। और धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, करते रहेंगे काम, है ना। बस अभी थोड़ा सेट नहीं है सीन, बिकॉज इट्स पेनिंग अलॉट, तो आई एम ट्राइंग नॉट टू टेक एनी क्लासेस, मतलब टू टेक क्लासेस बट ऑफ वेरी लेस ड्यूरेशन, जितने में मैं थोड़ा स्प्रे वगैरह मार के मैं अपने आप को संभाल पाऊँ, है ना। मैं जेनुअली माफ़ी चाहता हूँ यार, है ना। मैं, आपका टाइम मेरे लिए बहुत बहुत कीमती है। अगर मेरे में हिम्मत हुई तो मैं उठ के रिकॉर्ड कर दूंगा, अगर हिम्मत नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आगे इसको कंपनसेट कर दूंगा, पर मैं करूंगा ज़रूर, है ना। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो बहुत छोटे और बहुत थ्योरेटिकल होते हैं, उनको हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालेंगे, बट आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस। वो हमेशा मेरे हाथ में है चीज़, अभी नहीं है, बाद में होगी। एक दो हफ्तों बाद जब मैं थोड़ा ठीक हो जाऊंगा, ठीक मिजाज हो जाऊंगा, उस टाइम पे रहेंगी चीज़ें हाथ में, तो उस टाइम पे कर लिया जाएगा, है ना। तो अपना सबका ख्याल रखो, और काम करते रहो दोस्त, है ना। चलो यार, निकलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।